नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और आज हम 12वीं कक्षा की पुस्तक भूगोल का इकाई 3 अध्याय 6 द्वितीय क्रियाएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले हमने अध्याय 5 में प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था। ये इसमें हम द्वितीय क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे द्वितीय क्रियाएं क्या होती है। द्वितीय क्रियाएं, इनमें कच्चे माल का महत्व बढ़ जाता है। कच्चा माल आप जानते ही हैं। कच्चा माल जो हमें जंगलों से प्राप्त होता है, तो पहाड़ों से पत्थर प्राप्त होते हैं, जो खदानों से लौह अयस्क प्राप्त होते हैं, वो सब हमारा कच्चा माल आता है, कच्चा माल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो कच्चा माल है उसका महत्व बढ़ जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का महत्व भी बढ़ जाता है। प्राकृतिक संसाधन में आप समझ गए होंगे, प्राकृतिक संसाधन वही पत्थर, लौह अयस्क, ये जंगलों से प्राप्त होने वाली चीजें। द्वितीय क्रियाओं का संबंध विनिर्माण से है। विनिर्माण मतलब वस्तु का उत्पादन करना, वस्तु का निर्माण करना। ठीक है, अब हम जानेंगे विनिर्माण क्या होता है। किसी भी प्रकार के कच्चे माल को मूल्यवान वस्तुओं के रूप में बदलना विनिर्माण कहलाता है। मतलब जो हमारे पास कच्चा माल है, अगर हम उसका उपयोग वस्तुओं के निर्माण में करें, वस्तु को उत्पादन बनाने में करें, तो वे मूल्यवान वस्तुएं, तैयार वस्तुएं बन जाती हैं और इस प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। ठीक है, लाभ कमाने के लिए कच्चे माल से बनाई गई वस्तु को बाजार में बेच दिया जाता है। मतलब जो हमने वस्तु का निर्माण किया, जो वस्तु तैयार बनी है हमारी, उसे अब हम पैसे कमाने के लिए हम उन्हें बाजारों में बेच देते हैं। ठीक है, इसका आशय किसी वस्तु के उत्पादन से है। हस्तशिल्प कार्य, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, अंतरिक्ष यान निर्माण, कपास से तंतु और तंतु से विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाना आदि इसके अंतर्गत ही आते हैं। हस्तशिल्प कार्य मतलब है जो लोग घर में बैठकर छोटे मोटे कार्य करते हैं, जैसे कि अचार बनाना, पापड़ बनाना, टोकरियां बनाना, हस्तशिल्प कार्य वे कहलाते हैं। प्लास्टिक के खिलौने बनाना, अंतरिक्ष यान निर्माण यानी कि अंतरिक्ष यान बनाना, कपास से तंतु, तंतु मतलब होता है धागा, पतला धागा जो कपास से बनाया जाता है, तो कपास से तंतु बनाना और तंतु से कई प्रकार के कपड़े बनाना इसी के अंतर्गत आता है। क्योंकि देखिए कपास हमारा क्या है, कच्चा माल है, और उससे हमने तंतु बनाया, तंतु धागा बना के, और हमने क्या किया, कपड़े का निर्माण कर दिया, कपड़ा बना दिया। तो कपड़ा हमारा क्या है, कपड़ा हमारा मूल्यवान वस्तु है या फिर तैयार वस्तु है। ठीक है, जिसे हम बाजारों में बेच सकते हैं, तो कपड़ा बना दिया। तो इस जो प्रक्रिया है, जैसे हमने कपास से कपड़ा बना दिया, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण शक्ति के साधन, मशीनरी व प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा किया जाता है। अब विनिर्माण क्या है, विनिर्माण शक्ति के साधन, शक्ति के साधन मतलब जो बड़े बड़े टावर होते हैं, आपने देखे होंगे, बिजली के ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं, उनके उनके द्वारा, मशीनरी आपकी तकनीक, और प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा किया जाता है। मतलब अगर इनमें से एक भी चीज ना हो तो हमारा विनिर्माण का कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, उद्योग शब्द को विनिर्माण का ही पर्यायवाची कहा जाता है, क्योंकि उद्योगों में भी कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में बदला जाता है। अब देखो विनिर्माण तो हम जान गए क्या होता है, उसमें क्या होता है, वस्तु का उत्पादन होता है, उस प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। उद्योगों को भी हम विनिर्माण का पर्यायवाची कह सकते हैं। मतलब ये शब्द बिल्कुल विनिर्माण का ही अर्थ व्यक्त करता है। क्यों, क्योंकि उद्योग जो होते हैं उनमें भी तो यही कार्य किया जाता है ना, कि वह कच्चे माल को वो तैयार वस्तु में बदलते हैं। इसलिए उद्योग को विनिर्माण का ही पर्यायवाची कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। आधुनिक मतलब आज के समय में, आज का जो समय है वो आधुनिक समय है, वर्तमान में। बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण यानी कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं जिनमें विनिर्माण का कार्य किया जाता है, उनकी क्या विशेषताएं होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो पहली विशेषता है कौशल का विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का मतलब यहाँ पे है विभिन्नता है, मतलब कई प्रकार के। ठीक है, इसमें हाथ से किया गया कार्य अब मशीनों द्वारा किया जाता है। मतलब ये जो उद्योग हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं कि इसमें जो पहले कार्य हाथ से किया जाता था वह मशीनों द्वारा किया जाने लगा है। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ कि जो कपास था, कपास से जो कपड़ा बनाने का कार्य किया जाता था, पहले वो लोग घरों में किया करते थे, हस्तकरघे की मदद से। पर अब क्या होता है, अब वो उद्योगों में बनाए जाते हैं कपड़े, तो वे बिजली करघे का उपयोग करते हैं।
ठीक है। तो अब क्या तो इसका मतलब हाथ से किया जाता था हस्तकरघे से, और अब मशीनों से उसका मशीनों द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है, तो मशीनों का उपयोग होने लग गया है। इसमें लागत कम लगती है, मतलब इसमें जो है हमें पैसे कम लगाने पड़ते हैं और हमें लाभ ज्यादा होता है। उत्पादन अधिक होता है और कम समय में भी अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन हो जाता है। मतलब इसमें क्या है, जब हम हाथ से अगर कपड़े तैयार करते हैं तो दिन में सिर्फ 4 कपड़े ही मुश्किल से हम कर पाएंगे, क्योंकि इसमें काफी समय लगता था, काफी मेहनत वाला काम होता था ये। पर अब क्या होता है, कम समय में भी अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन हो जाता है। मतलब अब हम एक दिन में ही बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े बना सकते हैं, वो भी बहुत सारे मशीनों की मदद से। ठीक है। तो ये भी इस इन उद्योगों की, बड़े पैमाने वाले जो उद्योग हैं, विनिर्माण है, उनकी विशेषता है। श्रमिकों के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। अब देखिए, जो श्रमिक है, जो पहले हाथों से कार्य किया करते थे, अगर अब उन्हें मशीनें दे दी जाए कार्य करने के लिए, तो उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि अब उन्हें पता चलेगा कि मशीन से कैसे कार्य किया जाता है ना, मशीन के बारे में भी समझेंगे, इसीलिए श्रमिकों के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। अब हम पढ़ते हैं यंत्रीकरण के बारे में। यंत्रीकरण मतलब मशीनीकरण, मशीनों का उपयोग होता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग होता है बड़े उद्योगों में। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें मशीनों की तकनीक में वृद्धि हुई है। मतलब पहले छोटी मशीनें उपयोग में लाई जाती थी, अब बड़ी मशीनें का उपयोग होने लग गया है, जो बहुत ही महंगी होती हैं। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा कार्य कम समय में कर देती है। ठीक है। स्वचालित मशीनों का उपयोग होने लग गया है। स्वचालित मशीनें मतलब स्वचालित, मतलब जो अपने आप मशीनें चलती है, मतलब वो ऑटोमेटिक होती हैं, उनमें मतलब थोड़ी सी में बहुत ही थोड़ी मेहनत से ही वे मशीनें ज्यादा कार्य कर लेती है। ठीक है। स्वचालित मशीनों को यंत्रीकरण की विकसित अवस्था भी कहा जाता है। स्वचालित मशीनें जो है वो यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। क्यों? क्योंकि पहले भी मशीनें थी, पर वे मशीनें, उनमें भी जो मजदूर होते थे उनको उसमें काम करना पड़ता था, मशीनों में कपड़े डालने पड़ते थे, फिर आगे वाली मशीन में डालने पड़ते थे, तो उसमें मेहनत काम होता था। पर अब क्या होता है, अब काफी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो 3-4 काम एक ही मशीन कर देती है। इसलिए जो स्वचालित मशीनें हैं, उनको यंत्रीकरण की विकसित अवस्था कहा गया है, क्योंकि वे विकसित है, वे पहले से बहुत ज्यादा बेहतर मशीनें हैं। और आपको पता होगा कि काफी तो उद्योग ऐसे हैं जिसमें यंत्र मानव का उपयोग किया जाता है, यंत्र मानव यानी कि रोबोट हमारे। तो काफी हैं ऐसे बड़े बड़े उद्योग जिनमें यंत्र मानव का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। आगे की विशेषता पढ़ते हैं हम। प्रौद्योगिकी नवाचार मतलब तकनीकी में जो नयापन आ गया है पहले से, उस वह एक इसकी विशेषता है। इसमें उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाना, मतलब इसमें क्या करते हैं, इसमें उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है कि उत्पादन जो है, हमारा जो उत्पाद है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो, पहले से काफी अच्छी हो। ठीक है। प्रदूषण कम करने जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। आपको पता ही है कि हमारे जो भारत है उसमें काफी प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी ऊंचा है। तो अगर यहाँ पर एक और उद्योग ऐसा खोल दिया जाए, ऐसा लगा दिया जाए जिसको कि प्रदूषण और ही बढ़ाएगा, तो उसको तो सरकार आज्ञा नहीं देगी ना कि आप ये वाला उद्योग आप खोल लीजिए, आप लगा लीजिए। तो इसीलिए क्या किया गया है, प्रौद्योगिकी नवाचार में प्रदूषण कम करने वाले ऐसे उद्योग लगाए जाते हैं जिनमें ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जाए जिससे प्रदूषण कम होता है। जैसे आपको पता होगा, गाड़ी में अब सीएनजी यूज होने लग गया है, सीएनजी का इस्तेमाल होता है, जिससे क्या होता है, वातावरण कम दूषित होता है ना। तो ऐसे ही काफी मशीनें आती हैं जिनमें धुआं नहीं निकलता, तो उससे पर्यावरण भी गंदा नहीं होता, प्रदूषित नहीं होता। ठीक है। और यह भी ध्यान दिया जाता है कि अपशिष्ट का निवारण किस प्रकार किया जाए। अपशिष्ट क्या होता है? अपशिष्ट मतलब होता है जो उनका बचा हुआ कूड़ा निकलता है। मान लो एक प्लास्टिक का उद्योग है, जैसे प्लास्टिक के खिलौने बनते हैं, उसमें कोई खिलौना गलती से उसका जो डिजाइन है वो गलत तरीके से बन गया है, वो मतलब खिलौना बेकार हो गया है, तो वे उसको फेंकते नहीं है, उसको दोबारा से जहां से जो पूरी प्रक्रिया पूरी शुरू हुई थी, जहां से प्लास्टिक को पिघलाया गया था, वे उसे वहीं पर डाल देते हैं, ताकि उस प्लास्टिक को पिघलाकर दोबारा से ही एक बहुत ही अच्छा खिलौना बनाया जा सके। ठीक है, उसको वो फेंकते नहीं है, जो अपशिष्ट है उसका निवारण किया गया है। ऐसे किसी बात को ध्यान में रखकर उद्योगों की स्थापना की जाती है, कि उद्योगों में ऐसी ऐसी तकनीकों का हम इस्तेमाल करें। ठीक है। संगठनात्मक ढांचा व स्तरीकरण,
इसमें सरकारी नीति के तहत उद्योग स्थापित किए जाते हैं। हमने प्राथमिक क्रियाओं में हमने पढ़ा था, सरकारी नीति के तहत किया जाता है, मतलब सरकार की एक नीति होती है जिससे वे बताती है कि किन राज्यों में उद्योगों की स्थापना की जा सकती है या किन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना नहीं की जा सकती। तो उन नीति के तहत जो है उद्योग स्थापित किए जाते हैं और उद्योगों में उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर पर कार्य का विभाजन करने की योजना बनाई जाती है। मतलब उद्योगों में जो है उन्हें मतलब उच्च स्तर पर कार्य दिए जाते हैं कि कौन, निम्न स्तर पर जैसे मजदूर है तो कौन से मजदूर को क्या कार्य दिया जाएगा कि आपको वो वाली मशीन संभालनी है, ठीक है, आपको कपड़ों को रंगाई वाले मशीन में डालना है। ऐसे कामों का विभाजन किया जाता है कि किसी व्यक्ति का क्या काम है, ठीक है। इस योजना के तहत वे उद्योगों की स्थापना करते हैं। इसीलिए वे उद्योग जो होते हैं बड़े स्तर वाले, बड़े पैमाने वाले जो विनिर्माण उद्योग होते हैं, वे काफी ही ज्यादा ही विकसित अवस्था में होते हैं अपनी। अनियमित भौगोलिक वितरण। देखिए, भौगोलिक मतलब होता है हमारी जो भूमि है उससे संबंधित, वितरण मतलब बांटा गया, बांटा जाना, ठीक है। अनियमित मतलब जो कि ठीक मात्रा में नहीं बटा हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर पढ़ेंगे इस विशेषता का मतलब क्या है। आधुनिक विनिर्माण के मुख्य उद्योग विश्व की कुल प्रतिशत भूमि के 10% भूमि पर ही स्थित है। मतलब जो आधुनिक विनिर्माण के जो उद्योग हैं, जो बड़े बड़े उद्योग है, जिन उद्योगों की हम बात कर रहे हैं, वो जो पूरी धरती है उस पर जितनी भी प्रतिशत भूमि है, मान लो 100% भूमि है तो उसमें से सिर्फ 10% भूमि पर ही ये जो उद्योग है स्थापित है। मतलब इतनी कम मात्रा में उद्योग हैं। और जबकि आप ले लीजिए कृषि को, कृषि क्या है, कृषि हमारी जो पूरी भूमि है उसमें काफी मतलब उद्योगों से तो काफी ज्यादा प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है हमारे। पर फिर भी जो है कृषि में लागत बहुत ज्यादा लगती है और उसमें ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, क्योंकि उस जो कृषि है, हमारी जो फसलें हैं, खेती का कार्य है, उसमें ज्यादा तरक्की नहीं करती है। वो ज्यादा, वो जो क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, वो ज्यादा तरक्की नहीं कर रहा है, इसलिए लोग वहां पर रोजगार नहीं लेते और वहां पर मेहनत ज्यादा है, ठीक है। तो वे ज्यादा लोगों को रोजगार भी उपलब्ध नहीं करवा पाती है। पर ये जो उद्योग है, ये जो आधुनिक विनिर्माण के उद्योग हैं, ये क्या है, ये फिर भी यह उद्योग सबसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसमें कितनी सारी विशेषताएं हैं। यहाँ पर प्रौद्योगिकी नवाचार है, यहाँ पर सरकारी नीति के तहत उद्योग लगाए जाते हैं और उद्योगों में स्तरीकरण का भी किया गया है, यंत्रीकरण की अवस्था बढ़ गई है, कौशल का विशिष्टीकरण है। तो इतनी सारी जो इसमें विशेषता है, इसकी वजह से क्या है, ये उद्योग सबसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और सबसे ज्यादा में मात्रा में रोजगार प्रदान कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको कहूँ कि एक बहुत बड़ी जमीन पर तो कृषि हो रही है, ठीक है, और एक उसके पास में एक छोटा मतलब ऐसे ही ये आधुनिक विनिर्माण का उद्योग है, ठीक है। अब जो कृषि भूमि है वहां पर सिर्फ 10 लोगों को ही रोजगार मिल सकता है खेती करने के लिए। पर या फिर आप अगर ज्यादा लेते हैं तो मान लीजिए 100 लोगों को ही रोजगार मिल सकता है, अगर वह कृषि का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। पर जो उद्योग हैं, जो विनिर्माण उद्योग हैं, वे क्या करते हैं, वे एक ही समय में 1000 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर काम ज्यादा होता है, मशीनें होती हैं, वो उद्योग काफी बड़े होते हैं, ठीक है। उसमें मध्यम स्तर पर भी कार्य बांटना होता है, निम्न स्तर पर भी, उच्च स्तर पर भी, तो उसमें काफी ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। तो ये एक समय में 1000 लोगों तक को रोजगार प्रदान कर सकता है और इसमें तरक्की भी होती है। इसमें जो लोग हैं, जो मजदूर उद्योग में लगे हुए होंगे, उनकी तरक्की होगी, उनका जो है कौशल का विकास होगा, उन्हें ज्यादा समझ होगी मशीनों की, तकनीकी की। और जो कृषि में लगे हुए जो मजदूर हैं, वे सिर्फ कृषि तक ही सीमित रह जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये आधुनिक विनिर्माण के जो उद्योग है उनकी विशेषताएं पढ़ी। अब हम आगे पढ़ते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब उद्योगों की जो स्थिति है उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करती है, ठीक है। पहला है बाजार की उपस्थिति। उत्पादित माल के लिए बाजारों की उपलब्धता। बाजारों की उपस्थिति का मतलब है कि हमने जो सामान बनाया है, हमने जो वस्तु का निर्माण किया है, उसके लिए बाजार उपलब्ध है या नहीं है। मान लो मेरा एक उद्योग है और वो एक ऐसे क्षेत्र में है जहां पर कोई बाजार है ही नहीं, और जो दूर दूर बाजार है उसमें जो मेरी वस्तु है उसकी कोई मांग ही नहीं है, तो बताइए अब मैं वो उद्योग खोलूंगी?
तो वो मैं उद्योग नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जब उसके लिए बाजार ही मुझे उपलब्ध ही नहीं हो रहे हैं, जब उसके लिए बाजार ही नहीं है, तो मैं उन उत्पादों को नहीं खोलूंगी। ठीक है। विकसित प्रदेशों में व्यापक बाजार उपलब्ध होते हैं, मतलब जो ऐसे क्षेत्र हैं जो कि विकसित हैं, जो नगरों वाले क्षेत्र हैं, उसमें बहुत काफी मात्रा में और बड़े बड़े बाजार उपलब्ध होते हैं। ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा कि बाजार की उपस्थिति, बाजार का होना या ना होना, या पास होना या फिर दूर होना बाजार का, उद्योगों की उस स्थिति को प्रभावित करता है। ठीक है। दूसरा है पूंजी। पूंजी, उद्योग लगाने के लिए सर्वप्रथम पूंजी की आवश्यकता होती है। अब ये लाइन तो बिल्कुल साफ साफ आपको बता रही है, अगर आपको एक उद्योग लगाना है, अगर आपको एक फैक्ट्री डालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होने चाहिए, तभी आप उद्योग का कार्य कर पाओगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उद्योग लगा ही नहीं पाओगे, है ना। खाली जेब से आप कैसे उद्योग लगा सकते हो। ठीक है। अधिक पूंजी से बड़े पैमाने पर विकसित उद्योगों को लगाया जा सकता है। मतलब जितना ज्यादा आपके पास पैसा होगा, आप उतने ही अच्छे और विकसित मशीनों वाले, आधुनिक वाले उद्योग लगा सकते हैं। आपके उद्योगों में उतनी ज्यादा अच्छी अच्छी मशीनें होंगी, अच्छे से काम होगा, आपको लाभ भी ज्यादा होगा। तो पूंजी जो है वो सबसे पहली चीज है जिसकी आपको जरूरत होती है उद्योग लगाने के लिए। और अगर पूंजी नहीं होगी तो आप उद्योग के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पूंजी चाहिए अगर आप उद्योग लगाना चाहते हैं। इसके बाद तीसरा है श्रम आपूर्ति। श्रम मतलब कार्य करने वाले श्रमिक, मजदूर। श्रम एक महत्वपूर्ण घटक है। हाँ देखिए, क्योंकि जब श्रमिक ही नहीं होंगे तो आपके उद्योगों में कार्य कैसे होगा। मान लो आप स्वचालित मशीनें भी ले आते हो, पर उन मशीनों को भी शुरू करने के लिए, बंद करने के लिए आपको मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, है ना। पैकिंग करने के लिए, जब आप वस्तुओं को पैक करोगे, डब्बों में पैक करोगे, या फिर उसको अपने उद्योग से बाजारों में ले जाओगे, तो आपको श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो श्रम श्रम जो है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। उद्योगों में कार्य करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है।